जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि व्यक्ति अगर जिंदा है, दुनिया में है, तो उसके साथ लेन देन, हिसाब किताब, दुश्मनी, दोस्ती, ये सब की जा सकती है। दुनियादारी है, ये होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति चला जाए तो उसे इस दुनियादारी के खेल से दूर रखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन भारत में विपक्ष की राजनीति में सम्मान शब्द है ही नहीं। ना ही ये जो कोई व्यक्ति जीवित है उसका सम्मान करते हैं और ना ही कोई मृत हो गया है, किसी का निधन हो गया है, उसका सम्मान करते हैं। ना ही जीवित शरीर का सम्मान है, ना ही मृत शरीर का सम्मान है। तो शव को भी ये लोग इस्तेमाल करने में जुटे रहते हैं। और यही किया विपक्ष ने जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। उनके निधन पर, उनके शव पर राजनीति शुरू कर दी। ममता बनर्जी सबसे आगे, कांग्रेस, सपा, उमर अब्दुल्ला कश्मीर से वो भी दौड़ पड़े कि जांच कराओ, पारदर्शी जांच कराओ, सुप्रीम कोर्ट की जांच कराओ। किस लिए किया? ताकि बीजेपी पर सवाल खड़ा कर सके, कटघरे में खड़ा कर सके, बीजेपी को डेंट कर सके। ये पूरी कोशिश इन्होंने की, सुबह से ही शुरू हो गए थे। लेकिन देखिए, सुबह से जो इन्होंने एजेंडा शुरू किया या प्रोपोगेंडा शुरू किया, शाम आते आते वो प्रोपोगेंडा इनका धराशायी हो गया। ये लोग बहुत चीख चिल्ला रहे थे कि ममता बनर्जी तो कि सुप्रीम कोर्ट की जांच होनी चाहिए, सरकार पर भरोसा नहीं है, ऐसे कैसे उनकी अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया, मैंने तो सुना था वो बीजेपी से अलग होने वाले हैं। तरह तरह की कहानियां इन्होंने बुनी और इन्होंने सोचा कि कुछ एक फायदा मिल जाए, बंगाल में मुझे फायदा मिल जाए इसका। ममता बनर्जी तो यही सोच रही थी, उमर अब्दुल्ला सोच रहे थे कश्मीर में मिल जाए, सपा सोच रही थी कि अखिलेश यादव की कुछ सीएम योगी से निजात पाने में कुछ फायदा मिल जाए। उनके लिए तो एक वो सबसे बड़ी दीवार बने हुए हैं। लेकिन देखिए, हुआ ये कि शाम होते होते शरद पवार का बयान आ गया। शरद पवार एनसीपी एसपी के प्रमुख, अजीत पवार के चाचा, परिवार के सबसे बड़े सदस्य, बुजुर्ग सदस्य और महाराष्ट्र की राजनीति में एक वरिष्ठ नेता, उनका बयान आ गया कि इसमें कोई भी राजनीति नहीं की जानी चाहिए, ये पूरी तरह हादसा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा और एक तरह से कह सकते हैं कि परिवार की तरफ से कहा गया कि ये हादसा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और राजनीति नहीं होनी चाहिए का मतलब यही होता है कि इस पर ये झूठ नहीं फैलाना चाहिए कि ये हादसा जो है, ये हादसा नहीं, एक साजिश है। तो ये राजनीतिक साजिश इस पर नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ही शरद पवार का ये बयान आया तो इन गिद्ध भोज वाले लोगों पर, ये जो गिद्ध गुट आ गया था यहाँ पर फायदा लेने के लिए, उनके बयान जो है वो महत्वहीन हो गए। उनके बयान का अब कोई मूल्य नहीं रहा, इनका आधार ही खत्म हो गया। क्योंकि देखिए, अगर किसी व्यक्ति के परिवार को कोई समस्या नहीं है, परिवार को कोई आशंका नहीं है, तो फिर ये आप बाहर के लोग क्या है? आप किस आधार पर बोल रहे हैं? यहां पर शरद पवार जो दो एक तरह से उनके बोलने की हैसियत है, एक वो परिवार की तरफ से और एक वो एक राजनेता की तरफ से, एनसीपी के प्रमुख पहले हुआ करते थे। तो वो उनका बोलना इसमें मायने रखता है कि शरद पवार ने बयान दिया, नहीं भी दे सकते थे, ऐसा क्या जरूरी था उनको बयान देना? क्योंकि ना तो उन पर सवाल उठ रहे थे, ना उनके परिवार पर सवाल उठ रहे थे। ये तो सवाल बीजेपी पर उठा रहे थे, तरह तरह से, चारों तरफ से, बंगाल से लेकर कश्मीर तक घूम लिए सब सवाल उठाने के लिए। असम से गौरव गोगोई भी आए थे सवाल उठाने, मतलब उनकी तरफ से भी आया। उनकी भी हालत खराब है, कांग्रेस ने उपनेता बनाया हुआ है सदन का, इन्हें विपक्ष का उपनेता बनाया। लेकिन अब अगर असम में डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे, जिता ही नहीं पाएंगे, तो फिर कांग्रेस में क्या हाल रहेगा? तो उनका तो डर ये है, तो वो तो मौका खोज रहे हैं कैसे बीजेपी को बदनाम करें। तो ये वहां से भी आवाज आई, कांग्रेस में कई नेताओं की आवाज आई, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोले। लेकिन अब जब शरद पवार ने ही बोल दिया है, परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति, बड़े व्यक्ति ने बोल दिया है, तो फिर आधार नहीं रहता है। परिवार को समस्या नहीं है, किसी व्यक्ति के परिवार को समस्या नहीं है, तो पड़ोसी नहीं कंप्लेंट कर सकता है जब तक कि बहुत बड़ा आधार ना हो, कोई बड़ा सबूत, बड़ी आशंका ना हो। जबकि इस हादसे की जांच हो रही है, ऐसा नहीं है कि जांच नहीं हो रही है। डीजीसीए
किसी भी इस तरह के हादसे की या छोटे मोटे हादसे की भी जांच होती ही है, इसमें भी हो रही है। और ये भी इसमें सामने आया है कि विजिबिलिटी की समस्या थी, और ये सब सवाल भी उठ रहे हैं कि इतनी सुबह क्यों गए थे, और ये उनको सरकारी प्लेन क्यों नहीं दिया गया, प्राइवेट जेट क्यों करना पड़ा। देखिए, वो सुबह गए थे बारामती में जिला परिषद चुनाव और पंचायत समिति चुनाव के प्रचार के लिए। उनकी 4 रैलियां थी दिन भर में, सुबह 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 5 बजे। उन्होंने अपना पूरा दिन वहीं लगाना था, प्रचार, बारामती में प्रचार करना। और जिला परिषद का चुनाव है तो राजनेता एक प्रचार करने जाएगा ही। तो इसीलिए जब वो अगले दिन, पिछले दिन, इससे पहले वो मीटिंग करके गए थे कैबिनेट की, देवेंद्र फडणवीस भी इस मीटिंग में मौजूद थे। इसके बाद वो पार्टी का काम देख रहे थे तो प्रचार करने गए थे। अब रही बात सरकारी विमान क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि देखिए वो पार्टी के काम से जा रहे हैं, भले ही वो डिप्टी सीएम है, लेकिन वो एक राजनेता की हैसियत से वहां जा रहे हैं, तो इसीलिए सरकारी विमान देना नियमों के अनुरूप नहीं था। अगर वो बारामती किसी सरकारी योजना का उद्घाटन करने गए होते, किसी और सरकारी काम से गए होते, तो उनको दिया जाता, लेकिन वो अपनी पार्टी के काम से गए थे, तो इसमें वो पार्टी का पैसा खर्च होगा, ना कि सरकार का पैसा। अगर सरकारी विमान होता तो उस पर भी सवाल खड़े होते कि पार्टी के काम से गए थे तो सरकारी विमान कैसे मिला। तो ये इन सब सवालों के जवाब, जो सवाल उठ रहे हैं या उठाए जा रहे हैं, वो जवाब सामने हैं सबके। ये सिर्फ एक भ्रम पैदा करने की कोशिश है कि ये दिखाया जाए कि देखिए एनसीपी बीजेपी में बन नहीं रही थी, देखिए बीजेपी किस हद तक जा सकती है। ये सब एक छवि खराब करने की कोशिश है, जबकि बीजेपी को क्या फर्क पड़ना था। पहली बात तो शरद पवार ही अपनी पार्टी मर्ज करने की इनके इस वक्त चल रहा है कि अब घड़ी के निशान से ही जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले थे। वहीं सुप्रिया सुले को सरकार में एक सम्मानजनक जगह दिलाने की कोशिश में है और एनडीए के साथ आने की कोशिश में शरद पवार थे। तो यहाँ तो एनसीपी महायुति को और मजबूत करने जा रही थी, और अगर अलग भी होते तो भी बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता था। उसके पास अपनी इतनी सीटें हैं कि बीजेपी अकेले सरकार बना सकती है। तो अजीत पवार जाने वाले थे, इससे क्या मतलब था। बल्कि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच कहीं ज्यादा अच्छा रिश्ता है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के मुकाबले। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच अच्छी दोस्ती थी, और ये बात देवेंद्र फडणवीस के बयानों से पता चलती है। उन्होंने कहा है कि मैन ऑफ हिज वर्ड्स, उनके लिए कहा कि वो अपनी बात जो कहते थे उसे पूरी करते थे, और यहाँ कहा कि एक अच्छा दोस्त खो दिया है जिसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। तो देवेंद्र फडणवीस और उनके बीच की दोस्ती कोई आज की नहीं है, वो पहले से ही इस बात की चर्चा होती रही है। लेकिन इस पर भी अगर ये सब सवाल उठाए जाएंगे तो इस पर सवाल उठाने वाले की मंशा पर तो आशंका होगी ही, और वही आशंका हुई और जवाब आ गया शरद पवार की तरफ से। अब जब शरद पवार की तरफ से जवाब आया तो देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि ये सब राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और शरद पवार भी यही बात कह चुके हैं कि यह हादसा है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो अब देवेंद्र फडणवीस को बोलने के लिए भी आधार मिल गया। तो ये देखिए कि शरद पवार का बयान बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक जवाब है, और ये जवाब सिर्फ शरद पवार की तरफ से नहीं है, ये जवाब भाजपा की तरफ से भी है। बहुत मायने रखता है कि किसी सवाल का जवाब आप कब देते हैं, किसके जरिए देते हैं, किन शब्दों में देते हैं। तो ये शरद पवार ने एक तरह से जवाब देकर कहीं ना कहीं इनका मुंह बंद कराया है और एक बीजेपी की तरफ झुकाव भी दिखाया है उन्होंने। ये जो बात कर रहे हैं एनसीपी अलग हो रही थी, अलग हो जाएगी, लेकिन शरद पवार ने तो साफ, उनका बयान तो साफ दिखाता है कि उन्होंने तो भाजपा के पक्ष में बोला है, वो झुकाव दिखा रहे हैं। हालांकि ये समय नहीं है कि ये बात की जाए कि आगे क्या होगा, महायुति में गठबंधन का क्या होगा या एनसीपी का क्या होगा। ये सवाल धीरे धीरे आएंगे और समय के साथ आएंगे। अभी तो समय है कि अजीत पवार, उनका निधन हुआ है, उनके परिवार शोकाकुल है, तो आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाए। लेकिन जो अब राजनीति करने लगे हैं तो उधर भी जवाब देना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए शरद पवार का जवाब कई मायने लेकर आया है। इनको भी संकेत है कि पवार परिवार के नाम पर अपने राजनीतिक लाभ ना लो। साथ ही ये भी संकेत है कि पवार परिवार के मुखिया जो हैं वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ सकते हैं। तो ये एक जवाब इन पूरे विपक्ष पर भारी पड़ गया और इनकी पूरी जो कॉन्स्पिरेसी साजिश चल रही थी उस पर फुल स्टॉप लग गया। ममता बनर्जी
जो यहाँ आई तो किसी और काम से थी और शुरू हो गई किसी और चीज को लेकर, उनको भी कोई फायदा होने वाला इससे है नहीं। और अगर इसके बाद भी इनकी साजिश रहती है जारी, तो उसे बयान का जवाब बयान से नहीं मिलेगा, तो फिर सरकार कोई और सख्त कदम उठा सकती है कि इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को इनको जवाब दिया जाए। और ये लोगों में भ्रम पैदा करने की जो कोशिश हो रही है, किसी की मौत को विवादित बनाने की कोशिश हो रही है, इस पर अंकुश लगाया जाए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।